अल्ट्रासोनिक टेस्ट में हम एंटर हो रहे हैं। वैसे हमने बहुत सारा इसमें भी चैप्टर नंबर 5 तक फिनिश कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6। जो चैप्टर नंबर 6 है वो एटेन्यूएशन, एकॉस्टिक इम्पीडेंस एंड रेजोनेंस। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे और जब आप इंटरव्यू देने के टाइम पे आपको पूछ लेगा कोई इंटरव्यूअर के एकॉस्टिक इम्पीडेंस क्या है, ठीक है, एटेन्यूएशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटेन्यूएशन, आप एटेन्यूएशन का थ्योरी के बारे में क्या समझते हैं, व्हाट इज द नियर जोन, नियर जोन क्या है, नियर जोन में हम क्यों डिसकंटिन्यूटी नहीं पकड़ सकते हैं, उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग लेवल 2 भी करने जाते हैं उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो लोग लेवल 3 करने जाते हैं उसके लिए ये चैप्टर में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। मैं एक कंक्लूजन के ऊपर भी इसमें आपको एक थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी देगा ताकि आपको समझ में आए कि उसका कंक्लूजन क्या निकलता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा तो नियर जोन में क्या इफेक्ट होगा, अगर मेरा ट्रांसड्यूसर का डाया बढ़ जाएगा तो नियर जोन में इफेक्ट क्या होगा, अगर मेरा ट्रांसड्यूसर का डाया बढ़ जाएगा तो थीटा के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो जो बीम स्प्रेड है वो थियोरी के ऊपर भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने का चांसेस है। इसके लिए ये चैप्टर आपको जनरली परफेक्ट करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 2 से 3 बार घुमा घुमा के ये चैप्टर को रगड़ा जाए, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6, एटेन्यूएशन, एकॉस्टिक इम्पीडेंस एंड रेजोनेंस के बारे में। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर नंबर जो 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि भाई लेवल 1 का ड्यूटी क्या है, लेवल 2 का ड्यूटी क्या है, लेवल 3 का ड्यूटी क्या है, उसके बारे में पूरा डेप्थ में हमने डिस्कस किया। ओके, इसके बाद सर्टिफिकेट कैसे आते हैं, ट्रेनिंग कैसे लिया जाता है, कितने आवर्स का ट्रेनिंग होता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो है उसमें कितना ट्रेनिंग होता है, और रेडियोग्राफी टेस्ट है उसमें कितना ट्रेनिंग होता है। टोटल 16 टाइप के एनडीटी मेथड है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में टोटल 16 टाइप के एनडीटी मेथड है। जनरली हम लोगों को तो खाली पीटी, एमटी, आरटी, यूटीवीटी जनरली 5-6 मेथड के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो 16 मेथड है। वो हम पूरा का पूरा डेप्थ में डिस्कस किया, क्या क्या मेथड के नाम के साथ, उसके टेक्निक के साथ, और कौन सी टेक्निक्स में कितना ट्रेनिंग लेना चाहिए, कितना क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, सर्टिफिकेट आता है तो कैसे होता है, आपका नियर विजन, आंखों का नियर विजन सर्टिफिकेशन, नियर विजन कैसा होना चाहिए, आपका कलर ब्लाइंडनेस जो है वो ये चार्ट जो है हमारा इशिहरा चार्ट, वो चार्ट कैसे रीड करना है, वो करने के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, आंखों में कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है, वो सब चीज पूरा का पूरा हमने डेप्थ में डिस्कस किया, ठीक है। तो आइए मेरे दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में भी हमने प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर लिया। वाइब्रेशन प्रिंसिपल किसके ऊपर काम करता है? वाइब्रेशन प्रिंसिपल। इतना वाइब्रेट करो तो कि वो वाइब्रेशन किसमें घुसे, मटेरियल के अंदर घुसे, जहां पे डिसकंटिन्यूटी हो वहां से वो रिटर्न आए हमारे वेव्स, और वो रिटर्न जो रिटर्न आते हैं ना उसको हमको मशीन के अंदर पकड़ लेना है, और हम पकड़ेंगे तुरंत पता चलेगा हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ मटेरियल में कांड है, ठीक है। तो ये भी हमने पूरा समझा। ओके, हम लोग ये फंडा याद रखो, 20 साइकिल पर सेकंड, कितना, 20 साइकिल पर सेकंड से लेके 20,000 साइकिल पर सेकंड, इतना ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। साउंड एनर्जी हम इतना ही सुन सकते हैं। तो इसके और ज्यादा अगर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और ज्यादा वाइब्रेशन करेंगे, तो वो वाइब्रेशन है वो यूज किसमें होगा, अल्ट्रासाउंड में यूज होगा, और वही अल्ट्रासाउंड का यूज करके हम लोग अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। जनरली होता है ना, पियानो वायर हमारे पास होता है ना, पियानो वायर जो वायर रहते हैं ना, पियानो वायर कैसा होता है, ऐसा करके होता है ना, जो भी आप समझो 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे तार जुड़े होते हैं पियानो वायर, राइट। तो पियानो वायर का ऐसे तंबूरा बजाते हैं ना, क्या बोलते हैं, गिटार। नया नया लैंग्वेज, गिटार नया तो नहीं है, पुराना ही है। गिटार, गिटार बजाते हैं तो उसके वायर जो है वो वाइब्रेट होता रहता है, और वो जो वाइब्रेशन है वो कितना होता है, 4100 साइकिल पर सेकंड। कुछ लोग है ना साइकिल पर सेकंड की जगह हर्ट्ज लिख देते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी हर्ट्ज लिख देते हैं। यहाँ पे 20 हर्ट्ज से लेके 20,000, तो 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज एक बड़ा उसने कुल्ले टिका के रखे हैं, अमेरिकन आदमी था, तो जो भी है हमें क्या लेना देना, ठीक है। हम लोग साइकिल पर सेकंड बोलो या फिर हर्ट्ज बोलो, हमें क्या मतलब है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसको यूनिट को लगाएंगे, ठीक है। तो गिटार जो है
4101 सेकंड में इतना वाइब्रेट होगा। हमको शायद कम दिखे, शायद पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे वाइब्रेट होता है ना तो दिखता है, लेकिन फिर स्पीड पकड़ता है ना तो घंटा हमको कुछ दिखता नहीं है। हम लोगों को जो काम करना है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज ही हम लोग सुन सकते हैं। तो उससे आगे का जो फ्रीक्वेंसी है उसके और ज्यादा वाइब्रेशन है और ज्यादा अल्ट्रासाउंड है, उसमें हम एंटर होंगे और उसी को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। जनरली बोलते हैं ना 2 मेगाहर्ट्ज। 2 मेगाहर्ट्ज मतलब 2 × 10⁶, मतलब 6 मिंडी हो गया उतना हर्ट्ज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ कोई रॉकेट नहीं है इसमें। ठीक है, हम लोगों को 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करना है और वो साउंड के प्रिंसिपल के ऊपर हमको अल्ट्रासोनिक मशीन काम करवाना है और वही काम है वो अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। वो आता था ना न्यूटन का लॉ, वो यहाँ से एक बॉल को मारेंगे तो फिर सब बीच बीच वाले लोग कुछ नहीं होंगे, वो थोड़ा थोड़ा ही वाइब्रेट होंगे, लेकिन लास्ट वाला ज्यादा होगा, राइट। वैसा ही फिर रिटर्न आएगा, फिर वो ये जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये जाएगा, ऐसा करके न्यूटन का लॉ आता था ना, वैसा ही है, नया कोई रॉकेट नहीं है। ठीक है, ये डिस्कस कर लिया हमने। डिस्कस किया चैप्टर नंबर 3 में अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड के बारे में। 2 टाइप्स के मेथड हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। एक तो कॉन्टेक्ट टेस्टिंग और दूसरा कौन सा है? इमर्सन टेस्टिंग। ये दोनों हमने डिस्कस किया। ओके, पल्स इको, थ्रू ट्रांसमिशन, वो सब चीज भी हमने पूरा डेप्थ में डिस्कस किया, तो इसमें भी हम पूरा कर लिया। ओके, वेव प्रोपोगेशन, वो वेव प्रोपोगेशन का थियरी भी मैंने करवाया। 4 टाइप के वेव्स है। कितने टाइप के? 4 टाइप के वेव्स है। पहला है लॉन्जिट्यूडिनल, दूसरा शियर वेव, तीसरा सरफेस वेव, चौथा प्लेट वेव। ठीक है, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, आपको याद है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप बोलते रहो, ऐसे जागते रहो, सोने का नहीं। देखो 4 टाइप की वेव है। नॉर्मल प्रोब में कौन सा वेव यूज होगा? लॉन्जिट्यूडनल। ठीक है, नॉर्मल प्रोब जो मैंने दिखाया था ना पिछली बार प्रैक्टिकल किया उसमें, नॉर्मल प्रोब में नॉर्मल, कुछ लोग प्रोब की जगह ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, कुछ लोग ट्रांसड्यूसर की जगह और भी क्या बोलते हैं? पल्स। पल्स पल्स इको घुमाने के लिए क्या होता है? ट्रांसड्यूसर, इको, प्रोब। प्रोब बोलते हैं ना, कुछ लोग प्रोब बोलते हैं, कुछ लोग ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, नया कोई लोग टीआर प्रोब, नॉर्मल प्रोब, वो भी उसका अलग अलग नाम है। ठीक है, नया कोई रॉकेट नहीं है। ओके, इसमें ये लॉन्जिट्यूडनल वेव यूज होता है। अगर एंगल प्रोब है मेरे पास, एंगल ट्रांसड्यूसर है, तो कौन सा यूज होगा? शियर वेव। शियर वेव यूज होगा। ठीक है, देखो देखा जाए तो लॉन्जिट्यूडनल वेव में समझो मेरे पास यहाँ पे एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, ये ट्रांसड्यूसर ऐसे मारेगा, मतलब यहाँ से अगर नॉर्मल है तो क्या होगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते आगे बढ़ेगा तो वो लॉन्जिट्यूडनल, लेकिन वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते आगे बढ़ेगा तो वो शियर वेव है। ठीक है, तो ऐसा होता है, नया कोई रॉकेट नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। सरफेस वेव सेकंड क्रिटिकल एंगल पे जाएगा, उसका उसका क्या होगा? 2 मीडियम है, यहाँ से आया, सॉरी मैं फिर से एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। सेकंड क्रिटिकल एंगल, देखो ये यहाँ पे ये वाटर है। ठीक है, ये स्टील है, इसके नीचे ये स्टील है, ये इसके ऊपर ये वाटर है। समझो यहाँ पे मैंने ऐसा एंगल प्रोब मारा तो ऐसे करके यहाँ पे ऐसे 2 वेव्स निकलेंगे। ये जो है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव है, ये जो है वो शियर वेव है। लॉन्जिट्यूडनल वेव जो है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगा, लेकिन शियर वेव है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट होगा, वेव के परपेंडिकुलर, वो वेव के पैरेलल वाइब्रेट होते होते आगे बढ़ेगा। ठीक है, वो ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अभी यही चीज को अगर मैं सेकंड क्रिटिकल एंगल पे लेके जाऊं और थोड़ा एंगल में बढ़ा दूं तो यहाँ से लेके ये लॉन्जिट्यूडनल वेव शायद यहाँ पे हो जाए और शियर वेव शायद यहाँ पे हो जाए। ठीक है, शियर वेव शायद यहाँ पे हो जाए, लॉन्जिट्यूडनल वेव या ऐसे निकल जाए ऊपर में, मतलब ये स्टील है, ये है वाटर या तो ऑयल समझो, वो दोनों के सरफेस जहां पे कांटेक्ट होता है वो कांटेक्ट के ऊपर रहेगा, तो उसको कौन सा वेव बोलेंगे? सरफेस वेव। वेरी गुड, एक सेकंड क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, सेकंड क्रिटिकल एंगल है। फर्स्ट क्रिटिकल एंगल में नया कुछ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा मैंने ऐसा मारा
ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वेव यहाँ पे जाएंगे, ये लॉन्जिट्यूडनल, यहाँ पे अभी है ये शीयर वेव, ये है लॉन्जिट्यूडनल वेव, ठीक है, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल वेव यहाँ पे रहेंगे और ये शीयर वेव यहाँ पे रहेंगे, मतलब ये 90 डिग्री पे बनेगा लॉन्जिट्यूडनल, तो ये फर्स्ट क्रिटिकल एंगल है। तो ये सब चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो अभी मुझे उसमें पढ़ना नहीं है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कप्लांट अल्ट्रासाउंड एनर्जी एंड मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक, वो भी पूरा का पूरा डेप्थ में डिस्कस किया। कप्लांट क्यों यूज करना है, कप्लांट क्यों यूज करना है? वाइब्रेशन, मतलब जो एनर्जी है वो पानी में थोड़ा जाएगा, ऑयल में जाएगा, लेकिन एयर है उसमें नहीं ट्रांसमिट होगा, उसी की वजह से हम लोगों को कप्लांट डालना बहुत जरूरी है, वो भी पूरा डेप्थ में हमने डिस्कस किया। तो आइए मेरे दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, एटेन्यूएशन, एकॉस्टिक इंपीडेंस एंड रेजोनेंस के बारे में, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल धामेलिया, आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा यूट्यूब चैनल है बिल्डिंग नॉलेज। जिन लोगों को ये सब चीज चैप्टर चाहिए तो वहां पे यूट्यूब में पड़े हैं, और भी डेप्थ में चैप्टर चाहिए वो हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप है, ऐसा कोई रॉकेट नहीं है, नहीं है, लाइफ टाइम मेंबरशिप। उसमें से आपको सीशिप का पूरा सीरीज मिलेगा, आपको चैप्टर बाय चैप्टर समझाया हुआ, कोड का भी सीरीज पूरा मिलेगा आपको, और दूसरा मिलेगा आपको एनडीटी का भी पूरा सीरीज मिलेगा, बहुत सारे क्वालिटी इंस्पेक्टर का भी पूरा सीरीज मिलेगा, पाइपिंग इंस्पेक्टर का पूरा सीरीज मिलेगा, वेल्डिंग इंस्पेक्टर का सीरीज मिलेगा। आपको बाहर कोई भी किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, सीधा 499 लाइफ एक ही बार देना है, आपको जीमेल ड्राइव के अंदर मिलेगा, जीमेल ड्राइव से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे आपको चीज मिल जाएगा। ये कोई बिजनेस सेंटर जैसा नहीं है, ठीक है, हम लोग स्किल इंडिया के तौर पे काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप ट्रेनिंग लेने फेस टू फेस ऑफलाइन में, अभी जैसे आप आए हैं वैसे लोग आएंगे तो उसको भी मोस्ट वेलकम। खाने का भी खाली आपके स्कोप में रहेगा, खाने का ही आपके स्कोप में रहेगा, बाकी सब का सब चीज हमारे स्कोप में। रहना भी आपको पैसा देना नहीं है, ट्रेनिंग में भी आपको पैसा देना नहीं है, खाना पकाना है तो गैस का भी आपको पैसा देना नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी आपको कुछ भी पैसा देना नहीं है। हम लोग स्किल इंडिया के तौर पे काम कर रहे हैं, इसके लिए आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। हाँ, खाना अगर आप पका सकते हो तो वेल एंड गुड, आप पका लो तो आपको थोड़ा सस्ते में 20, 10, 15, 20 रुपए में शायद पक जाएगा एक टाइम का, या 50 रुपए में मैक्सिमम, ऐसा समझो। बाकी आप बाहर होटल में खाना खाने जाओगे तो शायद 100 रुपया या 150 रुपया लगेगा, वो आपके स्कोप में है, ठीक है। खाना खाली आपके स्कोप में है, बाकी हमारे स्कोप में बाकी सब चीज रहेगा, ठीक है। ओके, तो attenuation, acoustic impedance and resonance, ठीक है, is shown below. A beam of sound energy will spread out, diverge as it move through the specimen. ओके, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, जैसे ही हम लोग ट्रांसड्यूसर मटेरियल के अंदर घुसाएंगे, मटेरियल के ऊपर रखेंगे, समझो मेरा ये एक प्लेट है, ठीक है, ये मैं प्लेट दिखा रहा हूँ, ये प्लेट है, अभी मैं यहाँ पे ऐसा ट्रांसड्यूसर रखा, ठीक है, ये पीछे वायर का कनेक्शन है, ऐसा समझो। अभी क्या होगा, यहाँ पे मैंने ऐसे रखा तो यहाँ से ऐसा सीधा ही वेव नहीं जाएगा भाई, बीम स्प्रेड होगा, बीम बड़ा सा स्प्रे होगा। कैसे होगा, समझो मेरा ये स्टील का एक पार्ट है, ठीक है, उसका मुझे क्यूटी करना है, तो यहाँ पे मैं ऐसा ट्रांसड्यूसर घुसाएगा तो यहाँ से सीधा तो आएगा ही, लेकिन ऐसे भी जाएगा ना भाई, तो इसको बोलते हैं बीम स्प्रेड। बीम स्प्रेड होगा ऐसा, तो कितना स्प्रेड होगा उसके बारे में पिछले चैप्टर में हमने समझा था, बराबर है ना, पिछले चैप्टर में हमने पूरा डेप्थ में डिस्कस किया, तो इसमें मुझे पढ़ना नहीं है, लेकिन ये बीम स्प्रेड होगा, ठीक है, ये आपको समझना है। एज शोन बिलो, तो यहाँ पे बिलो दिखाया, बीम ऑफ एनर्जी विल स्प्रेड आउट, डाइवर्जन एज इट मूव्स थ्रू द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन के अंदर ही स्प्रेड होगा, ठीक है, फिर बाहर नहीं घुस जाएगा, बाहर नहीं निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये एक स्पेसिमेन है, यहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर घुसाया हुआ है, यहाँ से ये सेंटर लाइन अब मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पे ऐसा ऐसा बीम स्प्रेड होगा, ठीक है। ये बीम स्प्रेड समझो ऐसा, फॉर एग्जांपल के तौर पे हाफ बीम स्प्रेड 12 डिग्री है, तो टोटल बीम स्प्रेड कितना होगा, 12 दूनी 24, डबल होगा, नया कोई रॉकेट नहीं है। and the intensity energy decreases with the distance away from the transducer and away from the center of the beam. अभी क्या होगा, इसका जो एनर्जी है वो भी डिक्रीज होते जाएगा। इसी की मुझे क्यों समझाना है, मुझे एटेन्यूएशन समझाना है। एटेन्यूएशन का मतलब ही एनर्जी लॉस है, एनर्जी लॉस है।
अदरवाइज तो ऐसा होता कि मैं 100 रुपया देता तो 100 का 100 रुपये का 100 काम होता। वो बोलते थे ना, एक पॉलिटिशियन कोई था कि मैं 1 रुपया ऊपर से डालता हूं तो गरीब के पास कितना रुपया पहुंचता है, 25 पैसा ही पहुंचता है, राइट। 75 पैसा बीच में कांड हो जाता है, बीच में करप्शन हो जाता है, राइट। तो ऐसा ही है यार, मैं अगर यहाँ से जितना एनर्जी दूं तो पूरा का पूरा एनर्जी मुझे रिटर्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन पहला इको हमको एकदम हाइट वाला मिल रहा है, पता है ना, दूसरा इको उससे कम हाइट वाला मिलता है, तीसरा और कम हाइट वाला। हम लोग कैलिब्रेशन करते थे ना नॉर्मल प्रॉप में, पहले 12.5, उसके बाद 25, उसके बाद 37.5, ऐसा ऐसा इको छोटे छोटे होते जाते थे। उसका रीजन क्या था? तो मेरे भाई उसका रीजन था एटेन्यूएशन, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस होता जाता था, वही हमको समझना है। अभी देखो यहाँ पे ये लाइन क्या कहना चाहता है, जैसे ही आप ये सेंटर लाइन यहाँ से ऐसे दूर दूर जाते जाएंगे, ऐसे दूर दूर जाते जाएंगे, वैसे एनर्जी डाउन होता जाएगा। क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, एनर्जी लॉस होगा। ओके, दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से ऐसे ऊपर से ये स्तर से ऐसे ऐसे जाता जाएगा, वैसे भी एनर्जी लॉस होगा। इसके लिए ऐसा बोल रहा है, देखो, इंटेंसिटी एनर्जी डिक्रीज होगा विथ डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर, डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर, मतलब जैसे ही दूर जाते जाएंगे वैसे एनर्जी कम होता जाएगा, एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बीम, तो ये सेंटर ऑफ द बीम है, उससे दूर ऐसे अवे जाते जाएंगे वैसे भी एनर्जी लॉस होता जाएगा। वही तो लोचा है, समझे। और मैं आप आज को इसी बात के पॉइंट के ऊपर जाने वाला हूं कि ये जो एनर्जी लॉस है कैसे गिना जाए, थ्योरेटिकल कैसे गिना जाए। भाई आज तो आपको मैं समझाने के लिए समझ देगा, लेकिन बाद में फट जाएगी। जब लेवल 3 के एग्जाम मैंने देखोगे ना, तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, 2-3 एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, तब फट जाएगी, समझे। इसके लिए मैं आपको इक्वेशन के ऊपर लेके जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये आपको समझ गया। यहाँ पे ये जो है वो नियर जॉन है। क्या है? नियर जॉन। तो लोग बोलते हैं कि भाई नियर जॉन में मेरा डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलता है। पता है ना, लोग बोलते हैं ना कि भाई 6 mm में यूटी नहीं होता है, 6 mm तक हम लोग यूटी परफेक्टली पता नहीं कर सकते हैं, कोई डिसकंटिन्यूटी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है मेरे भाई ये कचरा। कौन? नियर जॉन। नियर जॉन में इंटेंसिटी है वो अनइवन होती। अरे भाई समझो आप 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। तो उतना ही हम सुन सकते हैं, तो वो तो हम 25 मेगा हर्ट्ज की बात कर रहे हैं, हम लोग 10 मेगा हर्ट्ज की बात कर रहे हैं, हम 2 मेगा हर्ट्ज की बात कर रहे हैं, तो वो एनर्जी कितना वाइब्रेट होगा है? तो अभी इतना एनर्जी अगर मैं मटेरियल में अंदर सीधा घुसाएगा तो मटेरियल भी फट जाएगी ना। तो वो जो मटेरियल की फट जाएगी ना, उतना एरिया को बोलते हैं नियर जॉन। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कोई एक समझो ये 10 मेगा हर्ट्ज का या 25 मेगा हर्ट्ज का एक ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर मतलब प्रोब, हाँ, भूलने का नहीं। बहुत सारे लोग अरे यार हम तो प्रोब बोलते हैं, आप लोग यार ट्रांसड्यूसर बोलते नहीं है, कोई रॉकेट नहीं है। मैं यहाँ से 10 मेगा हर्ट्ज का एनर्जी घुसाता हूँ, एनर्जी घुसाएगा तो बहुत मटेरियल को इफेक्ट पड़ेगा, इसकी तो फट जाएगी मटेरियल की, समझे। तो वो जो एरिया है जहां तक मटेरियल के अंदर वाइब्रेशन अनइवन होगा, वो एरिया को नियर जोन बोलते हैं। कौन सा जोन बोलते हैं? नियर जोन। और वो नियर जोन में समझो यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी है तो शायद यहाँ पे बहुत वाइब्रेट होकर आएगा, तो हमारे स्क्रीन जो है शायद ऐसा ऐसा स्टार्टिंग में दिखाते हैं, पता है ना, लोगों ने देखा है ना, मैंने समझाया था सब स्टार्टिंग में, ऐसा 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 होता है, इतना बड़ा होता है। क्यों ऐसा सीधा नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है? ये नियर जोन की वजह से होता है। चलो ठीक है, हमें आगे बढ़ते हैं। ओके, नियर जोन ये हो गया, नियर फील्ड हो गया। इसके बाद का जो फील्ड है वो फेयर फील्ड है। और फेयर फील्ड में जैसे हम जाते जाएंगे वहां पे एनर्जी थोड़ा अच्छे कम तो होता ही जाएगा, लेकिन अच्छे से फिर ट्रेडिंग अच्छे से मस्त चकाचक हमको आंसर मिलता रहेगा, मतलब प्रॉपरली हाई हो जाएगा धीरे धीरे, समझे आप। लेकिन फटेगी कहाँ पे मटेरियल की? नियर जोन में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं, फिर कुछ लोग बोलेंगे यहाँ कुछ पढ़ा नहीं। इलेक्ट्रिक लीड है, यहाँ पे बैकिंग मटेरियल है, ये वियर प्लेट है, यहाँ पे ये साउंड फील्ड है, ये जो दिखा है साउंड फील्ड है, ये येलो येलो कलर का, फिर यहाँ पे येलोइश कम हो गया, देखा आपने,
इस साइड में येलो कम हो गया, यहाँ पे येलो ज्यादा हो गया। येलो ज्यादा होना इसका मतलब नियर जोन यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। ये नियर फील्ड है, ये फेयर फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये पता चला एक नियर जोन है, एक फेयर जोन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो स्पेसिमेन, कुछ लोग इसको स्पेसिमेन, चलो एक स्पेसिमेन है या तो कोई जॉब है या तो कोई ऑब्जेक्ट है, वो कोई एक मटेरियल है, ठीक है। उसमें मैं यहाँ पे ट्रांसड्यूसर घुसाता हूँ, लगाता हूँ, तो इसमें से एनर्जी जाना स्टार्ट होगा, राइट। एनर्जी अंदर घुसेगा ना, हम लोग डीबी करते हैं ना, डीबी बढ़ाते हैं, तो डीबी का काम क्या है, डीबी बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएगा, वोल्टेज बढ़ाएगा तो एनर्जी हम और ज्यादा घुसाएंगे, ठीक है। नया कोई रॉकेट नहीं है, ओके। अभी देखो इतना एरिया जो है यहाँ पे, इतना एरिया के कौन सा है, नियर जोन का। इसके बाद का एरिया क्या है, फार जोन का। मुझे एटेन्यूएशन आपको समझाना है, राइट। तो हमारा फंडा एटेन्यूएशन के ऊपर है, तो वो मुझे समझाना है। वो समझाने के लिए मुझे ये फंडा आपको समझाना पड़ेगा, ओके। अभी हम आगे बढ़ते हैं। फॉर द गिवन साइज ऑफ ट्रांसड्यूसर, गिवन साइज ऑफ ट्रांसड्यूसर मतलब जो भी एक साइज का 2 मेगाहर्ट्ज, चलो 4 मेगाहर्ट्ज, चलो 8 मेगाहर्ट्ज, चल जो भी लो, ठीक है, कोई एक साइज फिक्स है। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर प्रोड्यूस नैरोएस्ट साउंड बीम देन लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा तो मेरा थीटा कम रहेगा, क्योंकि नैरोएस्ट बोला है ना, नैरो मतलब छोटा, पतला, साकड़ा, पतला। मेरा फ्रीक्वेंसी हाई है, अगर मेरा फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये थियोरेटिकल एक छोटे से लाइन में समझा दिया, ये पूरा लाइन लिखा है ना उसको इतने में समझा दिया, नया कोई रॉकेट नहीं है। अगर मेरा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर प्रोड्यूस नैरो साउंड बीम, नैरो मतलब पतला, मतलब उसका एंगल कम है, तो अगर पतला होगा तो शायद वो कम जाएगा, ऐसा ज्यादा बीम स्पीड नहीं होगा, राइट। तो हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो हाई फ्रीक्वेंसी, तो अगर फ्रीक्वेंसी का मतलब हाई हुआ तो मेरा बीम स्पीड कम होगा, राइट। और फ्रीक्वेंसी मेरा लो होगा तो बीम स्पीड हाई होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर प्रोड्यूस नैरो साउंड बीम देन लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर। तो लो फ्रीक्वेंसी बीम स्प्रेड हायर एंड हाई फ्रीक्वेंसी बीम स्प्रेड लो, बीम स्प्रेड मतलब थीटा, ठीक है। बीम स्प्रेड मतलब थीटा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पर्पज ऑफ इल्यूस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे जो एग्जांपल दिखाया गया है उसका पर्पज, अल्ट्रासाउंड कैन बी व्यूड नैरो कॉन शेप्ड एंड बीम विच डिवाइडेड इन 2 जोन। तो यहाँ पे मैं 2 जोन में डिवाइड करेगा उसको, एक है नियर जोन, एक है फेयर जोन। द इंटेंसिटी ऑफ नियर जोन वेरीज इरेगुलरली ड्यू टू द साउंड वेव इंटररिएक्शन क्लोज टू द ट्रांसड्यूसर। देखो क्या लिखा है, द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी समझो, इंटेंसिटी इन नियर जोन के अंदर वेरीज इरेगुलरली ड्यू टू द साउंड वेव इंटररिएक्शन। मतलब इरेगुलरली, वहां पे कुछ डांगट धारा नहीं होगा, ये एरिया में बराबर एनर्जी इंटेंसिटी वेरीज होगा, अनइवन होगा, उसमें प्रॉपर नहीं होगा। और प्रॉपर नहीं होगा तो समझो इतने एरिया में कोई ऐसा कोई पोरोसिटी या पिन होल है तो हम लोगों को शायद पता ना भी चले, क्योंकि मेरा जो स्क्रीन है वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे आएगा, तो शायद यहाँ पे कोई एक डिसकंटिन्यूटी था, वो उसके पीछे घुस जाए, बंद दब जाएगा, राइट। ऐसा भी हो सकता है, मिलेगा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। वेरी गुड। देखो तो दिस प्रिवेंट्स द रिलायबिलिटी डिटेक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्लोज टू द सरफेस। देखो क्या लिखा, दिस प्रिवेंट्स रिलायबल डिटेक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्लोज टू द सरफेस। तो क्लोज टू द सरफेस के अंदर मैं आपको ये बोलूं, ये कितना mm का है, 20 mm का है, ठीक है, ये 20 mm का है। यहाँ पे मैं ऐसा ट्रांसड्यूसर अभी घुसाएगा, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने ऐसा घुसाया। अभी क्या होगा, ये एरिया है ना, ये एरिया छोटा सा 2-3 mm 5-6 mm शायद वहां पे कोई डिसकंटिन्यूटी होगा, प्रिवेंट द रिलायबिलिटी डिटेक्शन डिसकंटिन्यूटी क्लोज टू द सरफेस। तो नियर टू द सरफेस कोई डिसकंटिन्यूटी होगा, वो मुझे मशीन में नहीं दिखाएगा, समझे कि नहीं समझे, ऐसा होगा, ओके। फायर जोन, अभी फायर जोन की बात करते हैं, फाड़ देते हैं फायर जोन में, ठीक है। द इंटेंसिटी एनर्जी डिक्रीज स्टेडीली ड्यू टू द बोथ एटेन्यूएशन एंड बीम स्प्रेड। तो इसमें एटेन्यूएशन अच्छा सा होगा, लेकिन बीम स्प्रेड
होगा, ठीक है, लेकिन डिक्रीज होता जाएगा। अभी यहाँ पे नया वर्ड आया एटेन्यूएशन, तो वही तो चैप्टर है, वही तो मुझे समझाना है आपको, ठीक है। द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वाई, देखो अभी मैं ये लिखा हुआ खाली समझा देता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, नया कोई रॉकेट नहीं है, सिंपल। देखो यहाँ पे, यहाँ से कोई एनर्जी आया, यहाँ से आया, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से फिर राउंड शायद, या तो यहाँ पे तो अभी रिसीवर है, तो ये रिसीव कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे रिसीवर है, दो होता है ना पल्स सीक्वेंस, थ्रू ट्रांसमिशन, ये थ्रू ट्रांसमिशन है। थ्रू ट्रांसमिशन मतलब एक एक वो फेंकेगा, एक एक वो पकड़ेगा। और पल्स ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, पल्स सीको में, पल्स ट्रांसड्यूसर में कि एक ही बाइक लगेगा, ये है ही नहीं, ये फेंकेगा वही वो पकड़ेगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? इसको यूं टिक टकाटक हो गया। आरटी में इसको प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे अभी बोलने के तक आरटी में लेको फ्यूजन लेको पेनेट्रेशन में कांड करता है। चलो अच्छी बात है, आप समझ जाएंगे धीरे धीरे, लेको फ्यूजन लेको पेनेट्रेशन में कल समझाया ना, वापस एक बार तुमको करवाएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। बाकी पिन होल पोरोसिटी ये सब तो पता चल गया ना। चलो ठीक है, आज तो यूटी का है, यूटी का कर लेते हैं, ठीक है। खैर जॉन कहाँ पहुंचे थे, हाँ लिखा हुआ। अभी देखो यहाँ से मैं ऐसा बोलता जा रहा हूँ कि इंटेंसिटी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। समझो यहाँ पे x के पास इंटेंसिटी I1 है, y के पास I1 होगा, है I2, क्योंकि यहाँ पे शायद 50 हो, तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते शायद 45 भी हो जाए, शायद 40 भी हो जाए, तो वहां पे I2 होगा, समझो। तो I1 ऑल टाइम ज्यादा होगा कि कम होगा? I1 ज्यादा होगा मेरे भाई, I2 ऑल टाइम कम होगा, नया कोई रॉकेट नहीं है। और वो जो कम हुआ, वो जो कम हुआ उसी को बोलते हैं एटेन्यूएशन। समझे कि नहीं समझे? इसी को बोलते हैं एटेन्यूएशन, मतलब कुछ तो कम हुआ होगा ना, कि नहीं हुआ होगा। समझो यहाँ से 50 है, यहाँ पे x के पास 50 इंटेंसिटी है, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते वो इंटेंसिटी 45 हो गया, तो एटेन्यूएशन कितना हुआ? 5। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा, द इंटेंसिटी एट द पॉइंट y इज अबव लेस देन द x, attenuation of the term used to describe this condition of energy loss. Energy loss ही है, okay. Attenuation means the process of lessening the amount, मतलब जो कम होता है वो अमाउंट है। प्राइमरी रीजन फॉर एटेन्यूएशन एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ द अल्ट्रासोनिक एनर्जी। और ये क्या है, ये एनर्जी का लॉस है। एनर्जी का लॉस क्या है? एब्जॉर्प्शन। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन के लॉ में यहाँ से मैं ये कोई बॉम्ब फोड़ता हूँ, बॉम्ब तो नहीं फोड़ता हूँ, बॉल फेंकता हूँ, तो क्या होगा, वो जितना एनर्जी से फेंका वो इतना ही एनर्जी से नहीं, थोड़ा कम लेकिन जाएगा, फिर धीरे धीरे कम होते कम होते कम होते कम होते, फिर एक टाइम आएगा सब लोग एक साथ में एकदम बीच में हो जाएंगे, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ? तो एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन करेगा ना कुछ चीज, तो वो एब्जॉर्प्शन करने के चक्कर में वो जो एनर्जी का लॉस हुआ उसी को बोलते हैं एटेन्यूएशन। अभी चलो मैं आपको एक, ये थोड़ा आपको, ये आपको नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है। चलो आपको मैं अभी ये एक एग्जांपल देता हूँ, तो आप समझो। ये यहाँ से बीम स्प्रेड हो रहा है, ये थीटा है, यहाँ पे ये ट्रांसड्यूसर है, ये इसको स्पेसिमेन बोलो या फिर ऑब्जेक्ट बोलो या जॉब बोलो, जो भी बोलो। ये नियर जोन आपको फाइंड करना, कितना नियर जोन है वो फाइंड करना है। नीचे है फेयर जोन है, फेयर जोन आप फाइंड करो, और ऊपर से डायमीटर डी है। ओके, अभी मैं आपको ये बोलूं साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा बाई डी, तो ये थीटा का ये नियर जोन फाइंड करने का तरीका है, और ये बीम स्प्रेड फाइंड करने का तरीका है। ओके, लैम्बडा इज इक्वल टू वी बाई एफ, ये तो आपको पता ही है, पहले से पता ही है ना। वी फिक्स होता है, फ्रीक्वेंसी का कितना आप ट्रांसड्यूसर लेंगे उसके ऊपर है, ये ट्रांसड्यूसर जो है कितना मेगाहर्ट्ज का लेंगे वो आपको लिखना है, ठीक है। एन इज इक्वल टू नियर जॉन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 4 लैम्बडा। तो ये फंडा सिंपल है, इससे आपको कैलकुलेट करना है। मैं आपको वैल्यू दे देता हूँ, एक में डायमीटर 10 देता हूँ, उसका फ्रीक्वेंसी 4 देता हूँ, एक में 24 देता हूँ, एक में फ्रीक्वेंसी 4 देता हूँ, एक में 10 देता हूँ। डायमीटर किसका है? ट्रांसड्यूसर का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 2 देता हूँ, और यहाँ पे एक में 24 देता हूँ, एक में फ्रीक्वेंसी 2 देता हूँ। तो आप फाइंड करो लैम्बडा, वहां पे क्या है? लैम्बडा है वो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी एफ है, वेलोसिटी
वेलोसिटी v है। मैं अभी नॉर्मल प्रोप के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, या तो टीआर प्रोप के लिए, उसमें हमारा फिक्स रहता है 5920 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये फाइंड करो, n है उसमें नियर जोन है और नियर जोन का लेंथ है, d डायमीटर ऑफ प्रोब है। तो मुझे आप थीटा फाइंड करके दो, यहाँ पे थीटा फाइंड करके दो और ये नियर जोन फाइंड करके दो, ठीक है। ये दो चीज मुझे फाइंड करके दो, थीटा एंड नियर जोन, दो चीज फाइंड करके दो। तब तक हमें वीडियो को पुश कर देता हूं, ठीक है। चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं आंसर के बारे में। सबको इसका आंसर मिला होगा। देखो डायमीटर 10 है, डायमीटर 10 है, फ्रीक्वेंसी 4 है, तो थीटा आपको मिला 10.36 डिग्री, ठीक है। ओके, नियर जोन उसमें मिला 16.89 mm, ठीक है। अभी ये 24 डायमीटर 24 है और फ्रीक्वेंसी सेम रखा मैंने, 4 ही फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज की रखा, तो थीटा इज इक्वल टू 4.30 और यहाँ पे एन जो है वो आया है आपका 97.29, यहाँ पे थीटा है 21.47 मिला, नियर जोन आपको 8.44 mm मिला और यहाँ पे थीटा आपको लास्ट में ये चारों का चार। तो एक कंक्लूजन है क्या? कंक्लूजन ये है कि देखो यहाँ पे अभी डायमीटर की मैं बात करता हूँ, ये डायमीटर की मैं बात करता हूँ, ये डायमीटर की बात करता हूँ और ये नियर जोन की बात करता हूँ। देखो डायमीटर दोनों का सेम है, ये अलग है ना, एक का 10 है, एक का 24 है, फ्रीक्वेंसी सेम रखा मैंने, डायमीटर छोटा है, एक का बड़ा रखा, फ्रीक्वेंसी सेम रखा, तब मुझे नियर जोन एक का कम मिला, एक का ज्यादा मिला। इसका मतलब ये हुआ कि सेम फिक्स फ्रीक्वेंसी होगा, डायामीटर अगर मेरा छोटा है तो नियर जोन छोटा मिला, डायामीटर बड़ा है तो नियर जोन बड़ा मिला। तो यहाँ पे देखो डायामीटर मेरा बड़ा है तो नियर जोन मुझे बड़ा मिला, डायामीटर छोटा है तो नियर जोन छोटा मिला, ठीक है। वहां पे थीटा की बात करते हैं, तो डायामीटर छोटा है तो थीटा मुझे 10.36 डिग्री मिला, डायामीटर थोड़ा बढ़ाया तो थीटा और कम हुआ, थीटा और कम हुआ ना। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो डायामीटर मैंने बढ़ाया तो थीटा मुझे कम मिला, डायामीटर कम हुआ तो थीटा ज्यादा मिला। ये कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो क्वेश्चन सीधा ही लेवल 3 में पूछ देंगे कि भाई मेरा अगर डायमीटर बढ़ जाता है तो मेरा नियर जोन में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको यहाँ पे ये सब चीज कंक्लूजन रट्टा मार लो, इतना कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, तो ये इतना चीज कंक्लूजन जो है ना उसका रट्टा मार लो कि डायमीटर बढ़ेगा नियर जोन बढ़ेगा, डायमीटर कम होगा नियर जोन कम होगा, फिर डायमीटर बढ़ेगा तो थीटा कम होगा, थीटा मतलब बीम स्प्रेड कम होगा, डायमीटर कम होगा तो थीटा मेरा बढ़ेगा। समझ में आया ये कंक्लूजन? अभी देखो, अभी मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने डायमीटर 10 रखा, यहाँ पे 24 रखा, यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी कम कर दिया, ठीक है। तो देखो अभी मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ, ये 1 नंबर का कंपैरिजन है और ये मैं 3 नंबर का कंपैरिजन है। देखो दोनों में डायमीटर मैंने 10 ही रखा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी एक में 4 मेगाहर्ट्ज रखा, एक में 2 मेगाहर्ट्ज रखा, तो क्या फर्क पड़ा इसमें? तो यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, 4 में से 2 किया, तो यहाँ पे थीटा क्या हुआ, थीटा यहाँ पे ज्यादा हुआ ना, डायमीटर सॉरी ये फ्रीक्वेंसी मैंने कम किया तो ये मेरा थीटा बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ाया तो थीटा कम हुआ, फ्रीक्वेंसी कम किया तो थीटा बढ़ाया, वैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो नियर जोन बढ़ा और फ्रीक्वेंसी कम किया तो नियर जोन कम हुआ। तो ये कंक्लूजन है, ये आपको रट्टा ही मार लेना है, ये कंक्लूजन आपको समझ ही लेना है, क्योंकि ये कंक्लूजन के ऊपर आप बहुत कंफ्यूज होंगे। इससे करीबन 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन? 3 से 4। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, सिंपल सा बात है, नया कोई रॉकेट नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, एटेन्यूएशन, देखो नियर जोन का पता चल गया कि नियर जोन कैसे फाइंड करना है। नियर जोन है इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 4 लेमड़ा से फाइंड करना है। डी आपको ऑल टाइम पता ही होगा, डी क्यों पता होगा आपको? डी जो है डायमीटर आपको कितना है वो तो प्रोब के ऊपर ही लिखा होगा, ट्रांसड्यूसर के ऊपर ही लिखा होगा। तो डी आपको पता है, लैम्बडा पता होगा, क्योंकि लैम्बडा इज इक्वल टू वी बाय एफ है। वी आपका फिक्स है 5920 और एफ ही फिक्स है, क्योंकि कौन सा फ्रीक्वेंसी का प्रोब लेंगे वो भी आपको पता तो चल ही जाएगा ना। तो लैम्बडा पता, डी पता है, लैम्बडा पता है, तो नियर जोन मिल जाएगा।
सिंपल सी मिल जाएगा यार, नया कोई रॉकेट नहीं है। नियर जोन मिल गया, उसके बाद अगर लैम्बडा आपको पता है, डी पता है, तो थीटा भी मिल जाएगा, साइंटिफिक कैसे यूज करने का। तो ऐसा ही सिंपल है। तो बीम स्प्रेड थियरी यहाँ पे क्लियर होता है, नया कोई रॉकेट नहीं है भाई। बीम स्प्रेड कैसे होगा वो फाइंड करने के लिए ये आपको पता होना चाहिए। लैम्बडा वहां पे v बाई एफ लेना है, और v तो फिक्स, सभी मटेरियल के लिए v फिक्स रहता है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो कोई भी मटेरियल हो, एयर है तो उसका v इतना है, वाटर है उसका v इतना है, एल्यूमिनियम है उसका v इतना है, और स्टील है उसका v इतना है। v तो फिक्स रहता है। और आपको फ्रीक्वेंसी भी पता रहेगा ना। फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो प्रोब के ऊपर ही लिखा है कि 2 मेगाहर्ट्ज का है, 4 मेगाहर्ट्ज का, 8 का, 10 का, 25 जो भी है, व्हाटएवर। समझे? नया कोई रॉकेट नहीं, आपको ये मिल जाएगा। तो सिंपल हम आगे बढ़ते हैं। एटेन्यूएशन इज अ डिफरेंट, एटेन्यूएशन इज अ डिफरेंट इन अ डिफरेंट मटेरियल। देखो एटेन्यूएशन मतलब अलग अलग मटेरियल में डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन है क्या? पहले तो एनर्जी लॉस। तो कार्बन स्टील में अलग एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, डेंसिटी जिसका ज्यादा है उसमें शायद ज्यादा होगा, डेंसिटी जिसमें कम है उसमें शायद कम होगा। नहीं होगा? मे भी हो सकता है, पता नहीं है, ये हम कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटेन्यूएशन इज अ डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल। ओके, तो इसके साथ हम कोरिलेट करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ द साउंड एनर्जी। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा है उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? टंगस्टन इंक्लूजन व्हाइट क्यों दिखता है? क्योंकि वो डेंसिटी ज्यादा है उसका, वहां पे एक्सरे का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। समझे कि नहीं समझे? वैसा ही फंडा यहाँ पे है, नया कोई रॉकेट नहीं है। तो यहाँ पे लिखा डिपेंडिंग ऑन द एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ द साउंड एनर्जी। अनदर फिनोमिना, दूसरे फिनोमिना से बात करते हैं, तो एक एकॉस्टिक इंपीडेंस से बात करते हैं। तो एकॉस्टिक इंपीडेंस है क्या? तो वेलोसिटी जो है वो और उसका डेंसिटी, एयर का डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली नियर 0 है। मैं आपको कल ही समझाया था, याद है ना? ओके, वाटर का डेंसिटी 1 है, एल्यूमिनियम का डेंसिटी, जोर से बोलो भाई, स्टील का, वेरी गुड। देखो तो ये डेंसिटी हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। तो एकॉस्टिक इंपीडेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी। नया कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ के एकॉस्टिक इंपीडेंस को मैं रो बोलू, सॉरी जेड बोलू, ठीक है, यहाँ पे जेड बोलू, तो जेड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी। नया कोई रॉकेट नहीं है। ठीक है, जेड इज इक्वल टू, हो गया ये फंडा, समझ में आया? नया कुछ रॉकेट नहीं है। डेंसिटी और वेलोसिटी का दोनों को क्रॉस करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा एकॉस्टिक इंपीडेंस। एक का करके दिखाओ, इसका मुझे करके दिखाओ, इसका तो सेम ही बनेगा ना, इंटू 1 करना है तो इसका सेम बनेगा, राइट? अभी यहाँ पे 5 की जगह 6 कर दिया, तो एक पॉइंट इस साइड गया, नया कोई रॉकेट नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट इस साइड गया। चलो इसका मुझे करके दो, 2.71 इंटू 6.35। ठीक है, करो करो। अरे यार कंप्यूटर आजकल तो आ गया है, मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल, खट से करने का, नया कुछ रॉकेट नहीं है। 2.71 इंटू 6.35 इज इक्वल टू 1.72 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, ये मिलेगा, नया कुछ रॉकेट नहीं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी मैं दूसरा फंडा आपको समझाता हूँ। एक स्टील टू स्टील के अंदर अगर हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, समझो ये पूरा का पूरा स्टील है, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्टील है, यहां से मैंने ऐसा रखा, ठीक है, प्रोब। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा, शायद कम लॉस हो, शायद कम लॉस हो, शायद ना भी हो, सभी हो सकता है, क्योंकि एकॉस्टिक इंपीडेंस उसका सेम है ना। स्टील का एकॉस्टिक इंपीडेंस सेम है, डेंसिटी सबका सेम है। हाँ, पानी से स्टील में जाओगे तो लोचा हो सकता है, ऑयल से पानी में जाओगे तो लोचा हो सकता है। अगर एकॉस्टिक इंपीडेंस है वो अलग होगा, तो वहां पे एनर्जी लॉस आपका ज्यादा होगा, समझे? तो यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं तो 1/1 ही होगा, शायद यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो 1/1 ही होगा, शायद आपको वहां पे कम हो। अभी I2 डिवाइड बाय I1 इज इक्वल टू क्या है? तो एटेन्यूएशन इज डिफाइंड, एटेन्यूएशन इज डिफाइंड,
तो लॉस ऑफ एनर्जी, ये तो हमने समझा, लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस मतलब जो डिस्टेंस हमने काटा है, शायद यहाँ पे मैंने काटा था डिस्टेंस, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, समझो ये 1 मीटर है एग्जांपल के तौर पे, तो जितना डिस्टेंस काटा है उतना यूनिट होगा उसका, यूनिट पर डिस्टेंस होगा। यूनिट पर डिस्टेंस मतलब समझो यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2 है, तो 1 मीटर के अंदर वो काटा उसने, तो पर मीटर होगा। सेंटीमीटर में इतना डिस्टेंस हमने मेजर किया है सेंटीमीटर में, तो पर सेंटीमीटर होगा। नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। ओके, I2 एक नया है, I2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो मैं क्यों लिखूं, चलो यहाँ पे देखा जाता है। I2 डिवाइड बाय I1 इज इक्वल टू e⁻² इंटू अल्फा। जो अल्फा है वो एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, और I2 डिवाइड बाय I1 रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 पॉइंट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, 2 पॉइंट के बीच में तो डिस्टेंस काटा है, उसके बारे में डिस्कस है, नया कोई रॉकेट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो रिफ्लेक्शन फैक्टर R इज इक्वल टू, नया जो रूल है, Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। समझो यहाँ पे एक पानी है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एक स्टील मैंने घुसा दिया है, इसके अंदर उसका मुझे चेक करना है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से, यूटी करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रांसड्यूसर रखेगा या प्रोब रखेगा, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी जाएगा, ये ऐसा भी जाएगा, ऐसा भी जाएगा, ऐसा भी जाएगा, लेकिन कुछ सीधा भी जाएगा ना, है ना। तो ये समझो कुछ सीधा गया, तो यहाँ पे देखो ज्यादा एनर्जी मैंने दिखाया, यहाँ पे कम एरो हो गया, देखा आपने। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एटेन्यूएशन की वजह से ऐसा हुआ। एकॉस्टिक इंपीडेंस दोनों का अलग अलग है ना, तो इसी की वजह से हुआ। तो Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 उसका स्क्वायर, ऐसा करके अगर हम लोग मेजर करेंगे तो करो। attenuation constant is equal to Z1 minus Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 इसका स्क्वायर। तो Z1 कितना है, Z1 मतलब ये हम ले लेते हैं, हम दो चीज ले लेते हैं, एक पानी लेते हैं, वाटर था ना वहां पे, और एक स्टील था, राइट, वाटर था और स्टील था। तो इसका 0.1419, उसका 4.5666 दोनों का वो उड़ा देते हैं। कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे देखो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक हो, 4.56, इसका फोटो खींच लो भाई। तो कितना आया, कितना आया, 88% रिफ्लेक्शन आया इसका, ठीक है कि नहीं आया। यहाँ पे है ना वाटर इतना है, तो 1.45, ये इसको यहाँ पे डाला है आपने, 4.56 को यहाँ पे डाला है, तो इसका स्क्वायर करने का, इसका प्लस करके स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, तो 88% आया भाई, बराबर कि नहीं बराबर है। आपको कितना आया, उतना ही आया। चलो इसका मतलब 88% रिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ से 100 एनर्जी डाला, लेकिन यहाँ पे ही 88% रिफ्लेक्शन हो गया, मतलब एनर्जी लॉस हुआ। तो इसके अंदर कितना पहुंचा, 12% ही पहुंचा, राइट और रॉन्ग। ये बहुत कचरा चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को रिफ्लेक्शन फैक्टर R इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। तो ये Z1 में इसके लिए समझा रहा है, Z1 की Z क्या है, एकॉस्टिक इंपीडेंस है, और सभी एकॉस्टिक इंपीडेंस यहाँ पे 49, ठीक है, ऐसा ही डाला है ना यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन फैक्टर का थ्योरी खत्म होता है। अभी हम लोग रेजोनेंस कैन बी डिफाइंड एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ऑफ रेजोनेट और वाइब्रेट द सिंपैथी विद द वाइब्रेशन सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक हम एटेन्यूएशन के बारे में समझा, एनर्जी लॉस के बारे में समझा, हम लोग यहाँ पे घुसा रहे थे 100% एनर्जी, लेकिन साला यार बीच में ही 88% तो लॉस हो गया हमारा पानी में ही, ठीक है, और 12% ही अंदर घुसा। तो हमें वो जो 12% वो गया अंदर, उसको रिटर्न आएगा, उसी का काम से पता चलेगा ना, लेकिन और कम जाएगा, कुछ जाएगा ही नहीं। तो
फिर हम लोग बोलेंगे हाँ सब सब ओके सब बराबर है, घंटा बराबर है, कुछ तो गया ही तो है ही नहीं और रिटर्न ही नहीं आएगा तो सब डिस्कंटिन्यूटी थोड़ी। तो हम लोग और एक नया थ्योरी समझ लेते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? जितना डालोगे उतना रिटर्न पाओगे, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। जितना डालोगे उतना ही रिटर्न आना चाहिए, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ओके, तो ये क्या है? रेजोनेंस कैन बी डिफाइंड as the characteristic of vibrating body of resonate or vibrate in sympathy। सिंपथी का मतलब क्या हुआ? सिंपथी, सिंपथी का मतलब हुआ कि सेम सेम, जैसा कॉमन, जैसा मैं 100 डालेगा तो 100 आना चाहिए, 50 डालेगा तो 50 आना चाहिए। सिंपथी जैसा हो जाएगा विद द वाइब्रेटिंग सोर्स। किसके साथ? वाइब्रेटिंग सोर्स। समझो मैं यहां से प्रोब घुसाएगा, हाँ, यहां से मैंने प्रोब घुसा रखेगा, यहां से जितना एनर्जी घुसेगा, ठीक है, यहां से जितना एनर्जी जाएगा अंदर, यहां से उतना ही एनर्जी मुझे रिटर्न मिलेगा, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। उतना ही मिला तो वैसा मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें और फॉर्मूला के ऊपर जाना पड़ेगा ना, और फॉर्मूला ऐसा दिखाएंगे ताकि जिसमें उसमें फॉर्मूला दिखाया था ना कि Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, ऐसा, तो इसमें ऐसा नया फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं ट्रांसड्यूसर लगा रहा हूँ, यहाँ से मैंने समझो ऐसा ऐसा करके कोई घुसाया, तो यहाँ पे इतना ही रिटर्न आया, तो हमको पता चल गया ये स्टैंडिंग वेव्स है, ये कपलांट लगाया हुआ है, or is shown below, the resonant condition will exist anytime continuous longitudinal wave is introduced into the specimen and reflect in phase with the incoming wave। तो मतलब जितना इन फेज में जितना इनकमिंग वेव आता है वही दिखाया गया है। रेजोनेंस विल ओक्यूर, देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेजोनेंस विल ओक्यूर ओनली द थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन। देखो रेजोनेंस will only occur when the thickness of specimen equal to half wavelength। मतलब thickness of specimen lambda by 2, यही हुआ ना, है ना, यही बोल रहा है ना वो लाइन, वो यही बोल रहा है ना, या कोई रॉकेट नहीं है। तो अभी मैं इसको फॉर्मूला के स्टार्ट करता हूँ, लेकिन लैम्बडा हमको पता है, लैम्बडा इज इक्वल टू V बाई एफ, है ना, लैम्बडा इज इक्वल टू V बाई एफ। तो अभी मैं लैम्बडा की जगह V बाई एफ रखू, V बाय एफ पूरा डिवाइड बाय 2, सही है ना, तो एफ उसका नीचे जाएगा, तो V बाय 2F हो गया ना। तो अभी मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊं तो एफ को वहां पे घुसा देता हूँ, टी को इस साइड ले लेता हूँ, तो क्या होगा? पहले तो है क्या, पहले T इज इक्वल टू V बाय 2F है, तो F इज इक्वल टू V बाय 2T हो गया ना। ये नया फंडा आ गया हमारे पास। तो देखो अभी नया कोई रॉकेट नहीं है, यहाँ पे थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन इक्वल टू द वेवलेंथ, ये सब लिखा हुआ है, नया कोई रॉकेट नहीं है। ठीक है, अभी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीपल कोल्ड हार्मोनी, इसको हार्मोनी बोलते हैं। ठीक है, द हार्मोनी जो है ना वो क्या है, समझो 1 मेगाहर्ट्ज का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में डालेगा तो थिकनेस इज इक्वल टू 1 है, तो लैम्बडा बाई 2 था, लेकिन लैम्बडा यहाँ पे वो बोल रहा है 1 फ्रीक्वेंसी में डालेगा, तो यहाँ पे 1/2 हो गया ना, आधा हो गया ना, तो हाफ टी हो गया, राइट, हाफ लैम्बडा, यहाँ पे वेवलेंथ तो है ही, वेवलेंथ डिवाइड बाई 2 तो है ही, 1/2 इंटू लैम्बडा, तो ये हो गया, तो थिकनेस ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 मेगाहर्ट्ज का हार्मोनी में करता हूँ, 2 मेगाहर्ट्ज घुसाता हूँ, पहले मैंने क्या घुसाया, एक ही घुसाया, एक रिटर्न आया, अभी 2 में घुसाता हूँ, तो 2 घुसाएगा तो थिकनेस 1 वेवलेंथ हो जाएगा, क्योंकि थिकनेस इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2, लेकिन यहाँ पे मैं 2 फ्रीक्वेंसी घुसा रहा हूँ, तो 2 निकल जाएगा, तो टी इज इक्वल टू लैम्बडा ही हो गया ना, थिकनेस इज इक्वल टू लैम्बडा हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 3 घुसाता हूँ तो 1/1 इंटू वो हो गया, नया कुछ रॉकेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे मैं जो हम ये फाइंड किया ना, एफ इज इक्वल टू V बाई 2T, वो इन लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया है, लेकिन डायरेक्ट कैसे लिखा है वो पता होना चाहिए हमको। T इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 ऐसा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, रेजोनेंस थिकनेस बोलते हैं। रेजोनेंस थिकनेस ऐसा होगा
तभी जाके ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा, तभी जाके हमको रेजोनेंस मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब क्या? जितना एनर्जी घुसाएगा उतना वापस मिलना चाहिए, वही तो रेजोनेंस है ना, नया कोई रॉकेट नहीं। और ऐसा मिलने के लिए ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसा होगा तभी बनेगा। तो लैम्बडा की जगह मैं v बाई एफ करता हूं तो v बाई 2f, तो इसका मतलब ये हुआ, तो f इज इक्वल टू v बाई 2t। नया कोई रॉकेट नहीं है, वहां पे समझाया वही है, इन लोगों ने ये लेके आए हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे एक प्रोब है, एक ट्रांसड्यूसर है, वो यहाँ पे एक घुसाया, फिर दूसरा यहाँ पे, ये समझो यहाँ पे पल्स ट्रांसमीटर होगा तो वो पकड़ लेगा यहाँ पे, ठीक है, जितना डाला उतना वो पकड़ लेगा, तो वो भी वो क्लियर फंडा हो जाएगा, तो नया रॉकेट नहीं है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे क्रैक है, समझो कोई डिसकंटिन्यूटी है, तो भी यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे ये हमको रिटर्न आएगा, तो ये भी हो जाएगा, नया कोई रॉकेट नहीं है। ओके, अभी थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते जल्दी जल्दी। अल्ट्रासोनिक, ओ यार ये क्या हो गया, एक मिनट, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है ना? ओके। Ultrasonic unit using the principal resonance were commonly used in thickness measurement and bonded of lamination inspection। देखो ये रेजोनेंस का यूज कहाँ होता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट है ना। तो मेरे भाई कहाँ पे यूज होता है? कॉमनली यूज। थिकनेस मेजरमेंट का कोई इंस्ट्रूमेंट आपको बनाना है तब जाके ये यूज होगा, अगर बॉन्ड कुछ चेक करना है तब, अदरवाइज लेमिनेशन इंस्पेक्शन करना है तब इसका बनाया जाएगा। तो ये सब थ्योरी समझोगे ना तब जाके कोई इंस्ट्रूमेंट बना पाओगे, वरना क्या घंटा हिलाते रह जाओगे, समझे? तो ये सब चीज समझना जरूरी है। ओके, पल्स इको यूनिट हैव बीन refined to perform the most of the function and instrument are rarely used। अभी पल्स इको में क्या होता था? पल्स इको में क्या होता था? फेंकेगा वही रिटर्न लेगा, ऐसा ही था ना। और थ्रू ट्रांसमिशन में क्या था? यहाँ से फेंकेगा, वो दूसरा वाला क्या करेगा? रिसीव करेगा, एक ट्रांसमिट करेगा, एक रिसीव करेगा, ये था। तो पल्स इको में ये काम का चीज नहीं है, ये काम का चीज है पल्स इको में, ये काम का नहीं है। पल्स इको में ये काम का चीज नहीं है, मतलब रेयरली कभी कभी यूज होता है, ऐसा है। रेजोनेंस व्हेन ओक्यू द मटेरियल थिकनेस इज इक्वल टू हाफ वेवलेंथ एंड एग्जैक्टली मल्टीप्लाई, हाफ वेवलेंथ एग्जैक्टली मल्टीप्लाई, तो यही ये समझा रहा है, ठीक है, नया कोई रॉकेट नहीं है। हार्मोनी आर एग्जैक्टली मल्टीपल फंडामेंटल मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड फंडामेंटल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाउंड बाय एफ इज इक्वल टू वी बाई 2t। तो यहाँ पे चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू वेरी मच। नया कोई रॉकेट नहीं है, एकदम सिंपल सा है। आप लोगों को और भी चैप्टर ऑलरेडी ये तो मैं समझा चुका हूँ बहुत बार, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।